Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So, today we are going to understand this exchange traded fund and the derivatives and options. Derivatives, hedge funds, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आज ये समझेंगे इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. जो हमने भारत 22 कल मैंने आपको दिखाया भी था कि भारत 22 क्या होता है. वी सॉ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट. Bharat 22 is an innovative way brought about by क्योंकि कोई भी कंपनी एक साथ गवर्नमेंट को अपने शेयर्स बेचना मुश्किल होते चले जा रहा है. क्योंकि कोई भी पर्सन जो है ही वुड नेवर वांट टू पुट ऑल हिज एप्पल्स इन दी सेम बास्केट, राइट. हर कोई अपने सारा पैसा एक बास्केट में तो लगाना नहीं चाहेगा. इसीलिए भारत 22 से 2017 में भारत 22 नाम से, इट्स नॉट ऑफलाइन, प्लीज रिफ्रेश वेन एवर इट हैपन्स, प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश एट योर एंड. ओके, फाइन नाउ. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो, अगर मैं किसी एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, जैसे अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे यूपीएससी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर्स का एक बास्केट, एक पूल बना के दे रही है. थोड़ा सा एक्सपोजर आपको पॉलिटी का हो गया, थोड़ा सा ज्योग्राफी का हो गया, थोड़ा सा साइंस का हो गया, थोड़ा सा हिस्ट्री का हो गया. इससे क्या होगा, बैलेंस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी. बैलेंस्ड प्रिपरेशन होगी तो बैलेंस्ड से मार्क्स आ जाएंगे, है ना. वैसे ही गवर्नमेंट जब सिर्फ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर्स को डाइवेस्ट या डिसइन्वेस्ट करना चाहती थी, डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग्स, राइट. तो गवर्नमेंट जब अपने बीपीसीएल के 10% शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहती थी, ऐसे टाइम में जैसे कोविड-19 है या यूएसए के रिसेशन के बाद से कुछ ऐसी सी सिचुएशन हो गई है कि कोई भी सिर्फ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का शेयर 250 रुपये में 25,000 रुपये अगर मुझे लगाने हैं तो मैं क्यों खरीदूंगा, है ना. 100 ही शेयर मिलेंगे, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं शेयर खरीदूंगा ही नहीं. तो गवर्नमेंट भारत जब डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती थी, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट अपने पैसे निकालना चाहती है ना. और इन कंपनीज़ के शेयर्स को लोगों को बेचना चाहती है. लेकिन लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, लोग हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे इन इश्यूज़ में, आईपीओज़ में या एफपीओज़ में, गवर्नमेंट कंपनीज़ के शेयर्स. हालांकि ये कंपनीज़ अपने आप में ब्लू चिप कंपनीज़ मानी जाती हैं, अच्छी कंपनीज़ मानी जाती हैं. इनके शेयर्स मोस्ट सॉट आफ्टर शेयर्स कह सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा लुभावने शेयर्स हैं, है ना. ब्लू चिप कंपनीज़ का मतलब यही होता है जिनके शेयर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं. तो बावजूद इसके कि इनके शेयर्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, फिर भी कोई ख़रीदने नहीं आता. इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से इनके शेयर्स कोई नहीं खरीदता. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं बीपीसीएल के साथ साथ मान लो कि कोई और कंपनी ओएनजीसी के शेयर्स, ये भी गैस सेक्टर कंपनी है, एलआईसी के शेयर्स, इन सभी शेयर्स को बंडल कर दिया और बना दिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. जैसे हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं ना, मल्टीपल टाइप्स के शेयर्स होते हैं. म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है. इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो कॉम्पोजिशन है, जो रेशो है, गोल्ड में 10,000 के शेयर्स जो हैं गोल्ड के ही होंगे, ठीक है. और मान लो कि कोई और कंपनी है एलआईसी के शेयर्स 10,000 करोड़ के एलआईसी के शेयर्स इसमें फिक्स्ड रहेंगे. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड का मन करेगा, आपके लगाए हुए पैसे, म्यूचुअल फंड वेरी कर सकता है कभी भी. यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज रिमेन्स फिक्स्ड. समझ में आया. Is this clear everyone?
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा? जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टार्ट होता है 10 रुपीज़ उसकी यूनिट वैल्यू होती है, जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा था। अब अगर उस शेयर में गोल्ड की जो वैल्यू है, वेटेड एवरेज है, गोल्ड का जो हिस्सेदारी है, गोल्ड कितना परसेंट गोल्ड है, कितने परसेंट LIC के शेयर है, अगर LIC के शेयर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की टोटल वैल्यू का 10% है, तो अगर LIC का शेयर ऑन लेट्स से 29 ऑफ अक्टूबर, अगर LIC का शेयर 29 अक्टूबर को इंक्रीज होता है, तो अगर वो मान लो इंक्रीज हुआ LIC का शेयर बाय अ प्राइस ऑफ 2%, तो 10% इंटू 2% के हिसाब से ओवरऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना एक शेयर उसमें हिस्सेदारी रखता है, जैसे आपका ऑप्शनल 500 मार्क्स रखता है टोटल, 500 में से अगर आपके 500 आए तो आपके ओवरऑल GS के मार्क्स उसी रेशो में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, 2075 टोटल है UPSC का, तो 500 डिवाइडेड बाय 2075 इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? अगर SBI, गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे, गवर्नमेंट एक बकेट क्रिएट करके एक बास्केट क्रिएट करके दे रही है। उस बास्केट में एप्पल्स भी हैं, बनानास भी हैं, ग्रेप्स भी हैं, और ये बास्केट का प्राइस जो है काफ़ी किफ़ायती रखा गया है। बाय बाइंग दिस बास्केट यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू ऑल दीज शेयर्स। तो अब अगर किसी मिडिल क्लास इन्वेस्टर को 25,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करने हैं, तो वो 25,000 रुपीज़ के कितने यूनिट्स आ जाएंगे उसके? फील गुड फैक्टर भी हो गया, 2500 यूनिट्स उसको मिल गए ना 2500 यूनिट्स, तो उसको कितना फ़ायदा है देखो। ठीक है, अब उसने SBI के शेयर भी खरीद लिए, थोड़ा सा एक्सपोजर उसको SBI का भी मिल गया, थोड़ा सा एक्सपोजर उसको LIC का भी मिल गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट के किसान विकास पत्रास का भी मिल गया, और गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो भी पूरा हो गया। ठीक है, ये एक रेडीमेड फिक्स्ड म्यूचुअल फंड है, हम ये कह सकते हैं। इट्स लाइक फिक्स्ड। डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज this much only. Clear? तो भारत 22 was the first exchange traded fund. It was managed by again ICICI Prudential Mutual Fund. इसका ठेका, इसमें जितना भी पैसा लगाया लोगों ने, सरकार ने उसको मैनेज करने का बीड़ा किसको दे दिया? ठेका किसको दे दिया? ICICI को। ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए की इसमें अमाउंट एक्सपेक्ट करी गई थी। न्यू फंड ऑफर, अब ये क्या था, इसमें फंड ऑफर था एक, कि आप कितने दिन तक इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, दिस इज़ अ वे ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ETF लाइज इन स्पेशली क्रिएटेड इंडेक्स स्टैंडर्ड एंड पुअर भारत 22 इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को असेस कर, इस भारत 22 के अंदर जो शेयर्स हैं और ओवरऑल जो भारत 22 है उसको असेस करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक नया इंडेक्स बनाया, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद कर लेना, ICICI इसे मैनेज कर रहा था। भारत 22 स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स पे इसकी वैल्यू को असेस किया जाता था। ठीक है, जब यहाँ पे पढ़ सकते हो, शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज रिप्रेजेंट 6 कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फिनेंस, इंडस्ट्री, एनर्जी, यूटिलिटीज़, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर्स। ये सारी कंपनीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से इंडेक्स जो है ब्रॉड बेस्ड हो गया और डाइवर्सिफाइड हो गया। ठीक है, भारत 22 की परफॉर्मेंस को, फंड की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए एक नया इंडेक्स बनाया, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर भारत 22 इंडेक्स। ठीक है, अब सेक्टर एंड स्टॉक एक्सपोजर लिमिट हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट एंड रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
एक ही शेयर में सारा पैसा लगाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स, गेल के शेयर्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर्स, एनटीपीसी के शेयर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर्स, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के शेयर्स, भारत पेट्रोलियम के शेयर्स, इतनी सारी कंपनीज़ के डाइवर्सिफाइड शेयर्स को मिक्स करके बना दी एक यूनिट वैल्यू 10 रुपीज़। अगर आप एक यूनिट परचेज़ करते हो तो आप सिर्फ एक 10 रुपये का यूनिट नहीं परचेज़ कर रहे हो, किसी एक कंपनी का शेयर नहीं परचेज़ कर रहे हो, आप इन सभी कंपनीज़ में अपने पैसे को एक्सपोज कर रहे हो। अगर इन शेयर्स में से कोई एक दिन 10 कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हो सकता है रिमेनिंग 22 में से रिमेनिंग 12 कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपकी रिटर्न ओवरऑल बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, ये था भारत 22। क्लियर? ETF mechanism has proven to be a smart, effective way for the government to help meet its disinvestment target, a key factor to keep fiscal deficit under control. ठीक है, earlier when the government set out to monetize their big stakes in the individual PSUs, the stocks would invariably get beaten down. स्टॉक्स बिकते ही नहीं थे, ठीक है, बीटन डाउन इन द रन अप टू ऑफर एंड ऑल्सो अट्रैक्ट एम्प्लॉई हायर। अब इससे क्या होता था, जब कभी ये आता था कि कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स को सरकार बेच रही है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हड़ताल पे चले जाते थे, स्ट्राइक पे चले जाते थे। अब चुपचाप से शेयर्स बिक जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी के 1 या 2 ही % शेयर्स होते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी कोई मौका नहीं मिलता स्ट्राइक पे जाने का या कुछ ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ 2 ही % तो शेयर बेच रहे हैं हम, और लोगों को भी लगता है कि उनको एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ भारत 22। अब चलते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। स्वैप कल मैंने बताया था। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझना, थोड़ा अटेंटिव रहना। एक ही बार में मैं पॉइंट समझा दूंगा, एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए। अगर ये मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, या मान लो तुम्हारी शादी है कब, 29 फरवरी को, ठीक है, 29 फेब को यू आर गेटिंग मैरिड and you've got this, you want to buy this gold, ठीक है। अब तुम गोल्ड बाय करना चाहते हो, तुम अपने गोल्ड स्मिथ के पास में या ज्वेलर के पास में गए, ठीक है, आपने उसको ये बोला कि हमें ये गोल्ड बुक करना है। उस दिन जब आप गए, आपने प्राइस देखा 29,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स, ठीक है, पुराना प्राइस ले रहा हूँ, कोई जज्बाती नहीं होगा, लेकिन आपका गोल्ड स्मिथ आपसे क्या करता है, 10,000 रुपीज़ एडवांस लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको आपकी शादी के दिन 10 तोला यानी कि 100 ग्राम्स गोल्ड आपको दे दूंगा इस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे, ठीक है। ये क्या है, जो आपसे उसने 10,000 रुपीज़ लिए, वो उसने बुकिंग अमाउंट लिया। दिस इज़ हाउ यू डू इट। हम ऐसे ही बुक करते हैं ना, गोल्ड है या सिल्वर है, प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे, प्री अग्रीड डेट का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ में। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा फ्यूचर्स मार्केट में, ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव्स मार्केट में जाएगा, फ्यूचर डेट का 29 फरवरी का प्राइस चेक करेगा। उसको वहाँ पे क्या पे करना है, 290 रुपीज़ पर 1 ग्राम, पर 10 ग्राम, ठीक है। अब ये जो 290 रुपीज़ है, ये क्या है, कॉल ऑप्शन है, ठीक है, कॉल, यानी कि आपका ज्वेलर ये कह रहा है कि अगर आप उसके पास गोल्ड लेने आओगे तो वो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट देगा
या नहीं देगा वो मैटर नहीं करता, वो सिर्फ जो उस दिन प्राइस प्रिवेल कर रहा था, जिस दिन आपने उसको गोल्ड बुक किया, किस दिन बुक किया आपने उसको गोल्ड बुक किया 11 अक्टूबर 2020 को। गोल्ड कब लेना है? 29 फेब 2021 को। ये एडवांस में बुकिंग क्यों करी जा रही है? क्योंकि आपकी शादी के दिन अगर इस गोल्ड का प्राइस 54,000 रुपीज़ हो गया तो भी आपका जो ज्वेलर है वो सिर्फ उतनी ही अमाउंट देगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गोल्ड एक्सचेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ डिफरेंस इन दी मनी वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस इन मनी वैल्यू चेंज हो जाता है। मान लो कि अगर आपके ज्वेलर ने गोल्ड बुक किया था 29,000 पे और गोल्ड हुआ 34,000 का, तो जिस पर्सन को, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक को लगता है प्रीलिम्स होगा, एक को लगता है नहीं होगा, एक को लगता है गोल्ड महंगा होगा, दूसरे को लगता है गोल्ड सस्ता होगा। आपके ज्वेलर को यहाँ पे क्या डर है कि गोल्ड महंगा हो गया तो वो आपको जुबान दे चुका है, ठीक है, ही हैज़ गिवन यू एन एश्योरेंस कि हाँ आप 100 ग्राम्स गोल्ड ले लेना। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों, पर्सन ए एंड पर्सन बी, आपके ज्वेलर का नाम है जे, ठीक है, ये पर्सन जे और पर्सन के जिसको लगता है कि गोल्ड का प्राइस कम होगा, इन दोनों ने एक बदला अग्रीमेंट साइन किया जिसको हम डेरिवेटिव अग्रीमेंट बोलते हैं। ये गोल्ड बेचना चाहता है, इस डेट को इसको गोल्ड मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसने दुबई में कहीं डील करी थी, इसको गोल्ड मिलेगा, लेकिन इसको अब डर लग रहा है कि उस दिन 29 जनवरी को, 29 फरवरी को गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये गोल्ड 29,000 में उसी दिन बेचना चाहता है, 29,000 में इसको गोल्ड मिल रहा है, तो ये चाहता है कि भैया भाड़ में जाओ, मुझे बस 29,000 रुपये दे दो। आपके ज्वेलर को क्योंकि डर लग रहा है, वो पहले से ही 29,000 रुपये पे गोल्ड खरीदना चाहता है, ठीक है। अब अगले जिस दिन ये एक्चुअल डेट को 29 फरवरी को गोल्ड का प्राइस हो गया कितना, 34,000 रुपीज़, ठीक है, 34,000 रुपीज़। तो ये पर्सन ओरिजिनल गोल्ड नहीं देगा, जो पर्सन के है वो गोल्ड नहीं देगा, वो 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपके ज्वेलर को दे देगा। आपका ज्वेलर आपसे 29,000 रुपीज़ लेगा, उसमें ये वाले 5,000 रुपीज़ देगा, ऐड कर देगा, ठीक है, जो उसको फ्यूचर्स मार्केट में गोल्ड बुक करने पे मिले। और 34,000 रुपीज़ जो कि उस दिन गोल्ड का प्राइस चल रहा है, 34,000 रुपीज़ पे किसी भी लोकल बड़े वाले जो सुनारे होते हैं ना, बड़े वाले गोल्ड स्मिथ, उनसे ये गोल्ड पिक कर लेगा, उठा लेगा। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। इसका पर्पस सिंपल सा ये होता है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने फ़ोन बेचे, कौन से, जियोनी के फ़ोन, जियोनी के फ़ोन इंडिया में बनते हैं, ठीक है, इंडिया के मेड इन इंडिया फ़ोन हैं ये। मैंने अपने फ़ोन का प्राइस रखा, मैंने ये फ़ोन बनाए मान लो, ठीक है, इंडिया में मैं इस फ़ोन को बेचता हूँ 7,000 रुपीज़ का। अब मैं इसको यूएस मार्केट में भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ, यूएसए में। यूएसए में इसका इंडिया का जिस दिन ये प्राइस है, इंडिया में इनका प्राइस कितना है, इंडियन करेंसी का प्राइस है 70 रुपीज़ टू $1, ठीक है। $100 का मेरा ये फ़ोन का MRP हो जाएगा। बॉक्स पे मैं लिख दूंगा जियोनी फ़ोन, कितना बढ़िया फ़ोन है ना, इसकी बैटरी है 5000 mAh, पूरा दिन चलती रहती है, इन्वर्टर का कभी काम कर लो, ये सब ठीक है। MRP कितना कर दिया मैंने यूएसए में, $100। बट मेरे को मेरे यूएसए के डीलर ने बताया, जिसने जियोनी फ़ोन की डीलरशिप ले रखी थी यहाँ पे, उसने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग प्रैक्टिस है कि आप जब फ़ोन बेचोगे तो आपका फ़ोन 3 महीने बाद बिकेगा। अब मेरे को ये डर है, आई एम फियरफुल कि 3 महीने बाद, आज तो इस डॉलर की वैल्यू बहुत ही सर्टेन है, मैंने सोचा था ठीक है क्या ही करना है, यूएसए में फ़ोन बेचना कितनी बड़ी बात है, मैं फ़ोन भेजूंगा यहाँ से और मेरे को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब मुझे ये 3 महीने का ट्विस्ट के बारे में पता लगा तो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल। अब मैं डर रहा हूँ कि क्या मैं ये फ़ोन यूएसए में बेचूँ, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये पैसे आएँ तो रुपये की वैल्यू हो गई 63 रुपीज़ फॉर एवरी $1। मेरे को तो बैठे बैठाए $100 का फ़ोन है तो 6300 मिलेंगे।
है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही 1 अक्टूबर को मैंने ये फ़ोन बेचने की डील करी, मैंने 1000 फ़ोन बेचने की डील करी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम है फ़ोन बेचना। मैं इस करेंसी सेक्टर की फ्लक्चुएशन से, वॉलेटिलिटी से बचना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को तो बस ये है कि मेरे $100 का 70 रुपये भाव मिल जाए। मेरे को मेरे फ़ोन में जो 500 रुपये बच रहे हैं, 6500 का मेरा फ़ोन पड़ता है, 500 रुपीज़ मार्जिन, मेरे को बस यही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक नई मार्केट में ओपनिंग हो रही है यूएसए में तो अच्छी बात है, इंडिया के भी कस्टमर्स हो गए, यूएसए के भी हो गए। बट करेंसी शॉक से मैं कैसे बचूं, इसको बोलते हैं करेंसी शॉक, है ना। इस करेंसी शॉक से मैं कैसे बचूं? करेंसी शॉक से बचने का ज़रिया ये है कि मैं इसको हेज कर लूँ। हेज कर लूँ मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको उस दिन क्या मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे इंडिया में। ठीक है, उसका नाम है प्रतीक, मान लो। ठीक है, प्रतीक को इंडिया में डॉलर्स मिलेंगे और प्रतीक डर रहा है कि यार उस दिन डॉलर्स मिलेंगे, और प्रतीक को चाहिए क्या, रुपीज़। सॉरी, प्रतीक को मिलेंगे रुपीज़। ठीक है, प्रतीक इंडिया में नहीं है, प्रतीक कहाँ है, यूएसए में है। प्रतीक ने कोई और डील करी थी, प्रतीक ने एडिडास के यहाँ से शूज़ का कंसाइनमेंट भेजा था इंडिया की तरफ। प्रतीक को रुपीज़ मिलेंगे। अब प्रतीक को ये डर है कि जो उसको रुपीज़ मिलेंगे 1 अक्टूबर को, उसने डील करी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को। अब वो रुपी आज तो मिल रहे हैं 70 रुपीज़ फॉर एवरी डॉलर, कल अगर कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए प्रतीक 31 दिसंबर की एक डील करना चाहता है, जिसके लिए वो ढूंढ रहा है कंप्यूटर पे, स्टॉक मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में किसी को, और उसको मिल गया मैंने उसको बोला कि देखो भैया, मुझे मिलेंगे यहाँ पे डॉलर्स, तुम्हें चाहिए डॉलर्स, तुम्हारे पास आएंगे रुपीज़, क्योंकि तुम यूएसए के हो, तुम्हारा नाम है प्रतीक, राइट। तो तुम मुझे ये 7000 रुपये दे देना और मैं तुम्हें $100 दे दूंगा। तुम अपने रास्ते यूएसए में रहना और मैं अपने रास्ते इंडिया में रहूँगा। तुम्हें तुम्हारे एडिडास के शूज़ पे बेनिफिट हो गया और मुझे मेरे फ़ोन बेचने पे बेनिफिट हो गया। अब थोड़ा सा समझ आया? समझ में आया आप ये? यानी कि तुम्हारे पास, अगर इसको मैं सिंपली समझाऊं, इसको बदला मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास आएगा जियोनी के फ़ोन के $100, क्योंकि तुम इंडिया में हो। अब तुम्हें $100 क्या करने हैं भैया, तुम्हें तो रुपीज़ चाहिए। अब जब तुम इसे बेच रहे थे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को, डॉलर के बदले में अच्छे खासे 70 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पैसे आएंगे 3 महीने बाद। दिस $100 विल कम टू यू आफ्टर 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या कर रहे हो आप किसी ऐसे पर्सन में, यूएसए से, इस यूएसए के पर्सन ने किसी और इंडियन से डील करी है। ठीक है, उस इंडियन ने इन्हें बोला है कि वो 7000 रुपीज़ इन्हें देगा। कब देगा? कब देगा? 31 दिसंबर को। आपको कब मिलेंगे? 31 दिसंबर को। तो आप दोनों ने क्या किया, डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, यूएसए का ये पर्सन जिसका नाम है डेविड, आपको ये डेविड मिल गया कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, इसने बोला कि देखो, मुझे लगता है कि रुपीज़ का जो प्राइस है डॉलर के मुकाबले और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो मेरे $100 चाहिए, तो मैं 7000 रुपीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं 7000 रुपीज़ तुम्हें बेच दूंगा 31 दिसंबर को। $100 तुम्हारे पास जो ये वाले आएंगे, तुम ये मुझे दे देना $100। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर में एक प्री डिटर्मिन्ड डेट पे हो रही है, एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे हो रही है। ठीक है, आपने जिसको जियोनी के फ़ोन बेचे थे उसका नाम था मिस्टर हुआवी। ठीक है,
मिस्टर हुआवी आपको $100 दे देगा, लेकिन आपको डॉलर चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपकी इंडिया में क्या चलता है, रुपीज़। अब आपको ये डर है कि अगर आज तो 7,000 रुपये के बदले, आज तो $100 के बदले 7,000 मिल रहे हैं अक्टूबर में, आगे क्या पता रुपी स्ट्रेंथन हो गया, अगर 63 रुपीज़ फॉर एवरी डॉलर हो गया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने बिजनेस में रहते हुए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हो। आप बस अपने पैसे को सेफ रखने के लिए हेजिंग कर रहे हो। हेज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हेज? जो हम अपने गार्डन के बाहर हेजिंग करते हैं ना, हेज प्लांट लगाते हैं ताकि कोई इंट्रूडर, कोई पशु पक्षी या कोई गाय भैंस हमारे जो लॉन है उसकी घास को नहीं खा जाए। और ये जो हेज प्लांट होता है ये कड़वा होता है ना। हेज प्लांट कड़वा होता है, उसमें से वो दूध निकलता है, बचपन में तोड़ते थे ना उसका लीफ, इसलिए गाय उसको नहीं खाती और गाय आपके लॉन में भी नहीं आ पाएगी। उसी तरह से फाइनेंशियल हेजिंग का मतलब ये होता है कि यू आर ट्राइंग टू hedge your deal, safeguard your deal from some external factors like increase or decrease in the price of dollar. Clear? बेसिकली हेज एक प्लांट होता है जिसकी ग्रीन वॉल क्रिएट करी जाती है, देखा होगा ना ये। तो हम सिर्फ यहाँ पे हमारा मतलब मुनाफाखोरी करना नहीं है। अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि जिसको रुपीज़ मिलने हैं, रुपीज़ में अगर मेरे पास रुपीज़ आएंगे इंडिया में, ये इंडिया है, ये बाउंड्री है, ठीक है, मेरे पास इंडिया में डॉलर्स आएंगे, मैं उनको रुपीज़ में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बैंक में जाता हूँ आरबीआई मुझे कहता है कि रुपीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, अब आपको 7,000 रुपये के बदले $100 नहीं मिलेंगे, आपको और पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं जब कोई मर्केंडाइज ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, साथ ही एक हेज डील खरीद लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इस प्री डिटर्मिन डेट पे आपको डॉलर्स के बदले इतना प्राइस मिल जाएगा। डॉलर के बदले क्या होता है, 70 रुपीज़ का डॉलर है, तो डॉलर को अब यहाँ पे समझते हैं कि डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अंडरलाइंग कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। अंडरलाइंग मतलब जो अंडरलाइंग कमोडिटी, अंडरलाइंग क्या है, गोल्ड डेरिवेटिव में अंडरलाइंग कमोडिटी है गोल्ड। गोल्ड का जो डेरिवेटिव है उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा गोल्ड के प्राइस पे। फ्यूचर्स डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव में करेंसी इज द अंडरलाइंग एसेट, इस अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है डेरिवेटिव का प्राइस। कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, दो मार्केट चलती हैं, एक तो फ्यूचर मार्केट, एक रियल मार्केट। आज यानी कि अक्टूबर में बहुत सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत सारे डील्स साइन करी जाती हैं। फ्यूचर्स इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स। हम अभी पहले फ्यूचर समझ रहे हैं। अक्टूबर में गोल्ड का प्राइस है 29,000 रुपीज़, तो डेरिवेटिव का प्राइस होगा 1%, 290 रुपीज़। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। स्टॉक डेरिवेटिव भी होता है, उसको भी समझेंगे। जस्ट अ मिनट, मेरा यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स। सो यहाँ पे ये फ्यूचर जिसको 29 अक्टूबर को, या मान लो कि ये डेरिवेटिव का प्राइस है, कौन सी डेट ली थी हमने, 31 दिसंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक ही डेट लेके चल रहे हैं। 31 दिसंबर को यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, बुल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं बेयर्स।
जिनको लगता है कि गोल्ड का प्राइस गिरेगा। अब ये लोग गोल्ड बेचना चाहते हैं इस डेट को 31 दिसंबर को, और ये लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपस में सेटलमेंट कैसे करते हैं? ये प्योरली इंटरनेट पे फिनेंशियल मार्केट है सिर्फ, ये आपका मॉनिटर, इस पे फिनेंशियल ट्रेडिंग हो रही है। फिजिकल गोल्ड इज़ नॉट बीइंग एक्सचेंज्ड। अगर बुल्स को लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, इन्होंने 34,000 रुपये पे गोल्ड बुक कर रखा था। ठीक है, कौन सी डेट का? 31 दिसंबर का। बेयर्स को लगता है कि 28,000 का हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, अब ले दे के गोल्ड का प्राइस कितना है उस दिन? 32,000। ठीक है, 32,000 गोल्ड का प्राइस है ना। तो ये जो बेयर्स हैं जो गोल्ड बेचना चाहते थे, ये कितने पैसे दे देंगे? 4,000 रुपये। इन्होंने 28,000 रुपये बुकिंग करी थी, बिडिंग करी थी, एक्चुअल प्राइस है 32,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 28,000 और 28,000, सॉरी यहाँ पे देखो 29,000 रियल प्राइस था। तो ये 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है, ये लोग जिनको लगता था कि गोल्ड का प्राइस कम होगा लेकिन गोल्ड का प्राइस ज़्यादा हो गया, ये इनको कॉम्पेंसेट करेंगे क्योंकि इनकी बात ज़्यादा सही निकली है, राइट निकले हैं ये ऐसे ही गैम्बल चलता है इस मार्केट में। समझ में आया? जुआ चलता है, एक में जुआ चलता है मार्केट्स में। अब देखो, इसको एग्रीकल्चर के वे से समझते हैं। एग्रीकल्चर में भी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग होती है। एक फार्मर को लगता है कि मेरा जो प्रोड्यूस है, वीट है, 1 क्विंटल वीट जो है 2800 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद आटा चक्की को लगता है, इसका असली फ़ायदा ये होता है, आशीर्वाद आटा चक्की को लगता है कि इसका प्राइस 3200 हो जाएगा। अब दोनों रिस्क में हैं, दोनों सकते में हैं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल से सबको क्लियर हो जाएगा। बस आप इमेजिन कर सकते हो, गोल्ड में भी ऐसे ही डेरिवेटिव होता है, हर चीज़ में ऐसे ही डेरिवेटिव। अब ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूचर्स में ट्रेडिंग में आते हैं। फार्मर वुड बी हैप्पी, फार्मर आज ये डिसीजन लेना चाहता है, वीट कब बोई जाती है? अक्टूबर में, है ना। फार्मर अक्टूबर में ये डिसीजन लेना चाहता है कि क्या कोई 2800 रुपये पे, 2800 रुपीज़ पर क्विंटल पे, पर 100 kg पे, क्या कोई ये लेना चाहता है? सॉरी गाइस, जस्ट 1 मिनट। अब अप्रैल में जब इसकी कटाई होगी तो कितने का होगा ये? फार्मर को सर्टेनिटी चाहिए अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेने के लिए, है ना। गोल्डस्मिथ को जैसे सर्टेनिटी चाहिए अपना ऑर्डर बुक करने से पहले, प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेने से पहले फार्मर ये चाहता है कि कोई उसको ये कह दे कि हाँ, कोई 2800 रुपये में ये अनाज खरीद लेगा अप्रैल में, जब इस फसल को हार्वेस्ट किया जाएगा वैसाखी के पास। ठीक है, अब इसको बुक करने के लिए 280 रुपीज़ का फ्यूचर्स चला देते हैं स्टॉक एक्सचेंज। कौन मैनेज करता है इनको? स्टॉक एक्सचेंजेस। एक तो होता है ओवर द काउंटर, कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं गया किसान के पास, मैं उसको बोलूँगा हाँ मेरी फैमिली को 1 क्विंटल अनाज चाहिए, मेरे अनाज का ड्रम खाली हो गया। तो ये तो है ओवर द काउंटर, ये तो है इनफॉर्मल ट्रेडिंग बिटवीन मी एंड अ फार्मर whom आई नो, ही ऑल्सो नोज मी। वो बोलता है चलो साहब आप एक काम करो, 500 रुपये एडवांस दे दो, मैं अपने खेत पे वीट बोऊंगा। लेकिन इसको जब बड़े स्केल पे करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फॉर्मली फ्यूचर्स को ट्रेड किया जा रहा है। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर एक अंडरलाइंग कमोडिटी पे डिपेंड करता है, और इस फ्यूचर को हम अपने आप में डेरिवेटिव कहते हैं। अंडरलाइंग कमोडिटी यहाँ पे क्या है? वीट। ठीक है, अब अगर नवंबर में वीट का प्राइस हो जाता है 3200 रुपीज़, तो कॉन्कॉमिटेंटली पैरेलली इस फ्यूचर का प्राइस, यानी कि जो कोई फ्यूचर के लिए वीट बुक करना चाहता है
उसका प्राइस हो जाएगा 320 रुपीज़। क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है, लेकिन समझाना ज़रूरी है, कभी पूछ ले जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट गाइस। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टेकिंग क्लासेस इन कोविड। तुम लोगों को लगता होगा मैं ऐसी क्लास उड़ा देता हूँ, है ना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। सो नवंबर में क्या होगा कि इस अक्टूबर से अप्रैल के विंडो में प्राइजेज़ ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। अब जब फाइनली फेटफुल डे आएगा, अप्रैल का मंथ आएगा, तो आशीर्वाद उस दिन प्राइस है 3500 रुपीज़ का। आशीर्वाद आटा चक्की को फ़ायदा हो जाएगा कितने का, 300 रुपये का। क्यों? उन्होंने अनाज कितने पे बुक किया है? उन्होंने सोचा था 3200 रुपये का, लेकिन असली फ़ायदा हो गया 500 रुपये का। उन्होंने वीट बुक किया है 2800 रुपीज़ पे। अब ये किसान के पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? या तो ये फार्मर 500 रुपीज़ का डिफरेंस पे करे, या ये 1 क्विंटल वीट। समझ में आया? नहीं गाइस, ठीक है, चलने दो। समझ में आ गया अब ये सभी को? तो इससे क्या होता है, एक सर्टेनिटी बन जाती है दोनों के लिए। यस प्रतीक, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझाने दो अभी। आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब समझ में आया? तो इस तरह से प्रोडक्शन डिसीजंस और सप्लाई डिसीजंस को आसान करने के लिए लाया गया था ये। अब इसको यहाँ पे डॉलर रख लो, या यहाँ पे सिल्वर रख लो, गोल्ड रख लो, बाजरा रख लो, राइस रख लो, इन सभी आइटम्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक हो गया? अब ये समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ गाइस, इसको तो फिनिश ऑफ करने दो। यही है सिर्फ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये लाइन समराइजेस द पर्पस ऑफ दीज सिक्योरिटीज इज टू गिव प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द पॉसिबिलिटी टू hedge risks by using derivatives, comma, both the parties agree on a sale at a specified price at a later date. ठीक है, मेरे साथ एक डबल ट्रेजेडी हो गई है एक्चुअली। क्या होता है कि ये दोनों डिजीज़ेस जो हैं, ये दोनों डिजीज़ेस जो हैं ब्लड सकिंग मानी जाती है ना, मतलब वीकनेस क्रिएट करती हैं। डेंगी, एंड डेंगी के बाद इमीडिएट आफ्टर आई वाज वेल फॉर 1 डे ऑन 26th of September आई गेस। आई वाज फीलिंग वेरी गुड। उसके बाद से आई वेंट इनटू द सेकंड थिंग। एनीवेज अब सुनो इधर, मैं क्या बता रहा था। देखो ये तो हमने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया, आशीर्वाद आटा चक्की, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कमोडिटीज़ ट्रेडिंग, यानी कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में गलीबल फार्मर्स बेचारे डर जाते हैं। आशीर्वाद आटा चक्की वाले जो लोग हैं, या जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं तमिलनाडु में या केरला में, वो इसका असली फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, जानबूझ के 290 रुपये अपने गवा देंगे। ठीक है, इनका एक कार्टेल बना हुआ है, आशीर्वाद, शक्ति भोग। ये क्या करते हैं, जानबूझ के वीट के प्राइस पे जब फार्मर को शो करना होता है, क्या शो करना होता है, वीट, फार्मर को ये दिखाते हैं कि देखो हवाला, इस मार्केट में बदला मार्केट बोलते हैं इसको, कमोडिटीज़ एक्सचेंज मार्केट को हिंदी में, ठीक है, बदला मार्केट। बदला मार्केट में ये जानबूझ के क्या करेंगे, 3500 रुपीज़ प्राइस शो कर देते हैं। फार्मर अपना
सारी की सारी लैंड वीट पे लगा देता है, वीट सो कर देता है, इधर भी वीट इधर भी वीट। जब वीट हार्वेस्ट बम्पर आता है तो यहाँ पे ये लोग 290 रुपये का नुकसान भुगत चुके होते हैं, लेकिन ये आते ही नहीं लेने के लिए। मतलब समझ में आया? ये एक्चुअल डिलीवरी लेने आते ही नहीं, ये 290 रुपीज़ फॉरगो कर देते हैं। फार्मर को ये 290 रुपये तो मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इतना ज़्यादा बम्पर क्रॉप होने की वजह से, क्योंकि फार्मर एक आइडिया लेता है इस मार्केट से 3500 रुपये 4200 रुपये, जानबूझ के ये लोग यहाँ पे प्राइस उठाते हैं। समझ में आया? मतलब जानबूझ के यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दिया, और जब ये प्राइस बढ़ जाता है फिर ये लोग डिलीवरी लेने नहीं आते। ये तो किसी यूँ कहें कि जैसे वो गोविंदा और उसकी कौन सी मूवी थी जिसमें गोविंदा एक नौकर होता है और वो एक बहुत बड़े मिल में टेक्सटाइल का कपड़ा बनाने का ऑर्डर दे देता है, और उसकी वजह से किसान, उसकी वजह से जो कपड़ा मिल के ऑनर्स होते हैं वो उधार लोन ले लेते हैं, और बाद में गोविंदा उस कपड़े का ऑर्डर लेने ही नहीं आता। समझ में आया? बाद में ये लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन ग्रेन मार्केट से 2200 रुपये पर क्विंटल वीट इनको मिल जाता है। 2200 में 290 रुपये जो इन्होंने एडवांस पे किए थे उसको हम ऐड भी कर दें तब भी इनको अनाज 2500 रुपये क्विंटल मिल जाता है। इस स्पेक्यूलेशन की वजह से कमोडिटीज़ मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का नुकसान हो रहा है। क्लियर गाइज? मे बी एज पर दी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री इसमें लगते हैं 5 से 7 दिन, ठीक है, सॉरी 15 दिन। अब मेरे को 10 दिन शायद हो चुके हैं, सो इट विल टेक अनदर 5 to 6 days। टिल देन आई विल बी टेकिंग दीज क्लासेस 1 घंटे की, बीच बीच में मिस भी होती हैं, तो प्लीज़ अकोमोडेट। मेरे हाथ में नहीं है, सिंपली आई कम हियर, स्टार्ट करता हूँ क्लास बहुत ही एनर्जी के साथ में, बट धीरे धीरे से ये सब वेवर होने लगता है। क्लियर? अब समझ में आया? अब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कार को भी शुरू करते हैं, राइट? करंट अफेयर्स राउंड अप पूछ रहे हो ना प्रतीक? यस, उसको भी स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन में। यस, 14 days लगते हैं, 10 दिन शायद हो चुके होंगे मेरे को। ओके, सो दोज ऑफ यू हु हैव बीन थ्रू इट, उनको ज़्यादा समझ में आता है और उनको पता है कि दे कैन अंडरस्टैंड। अब देखो, डेरिवेटिव मार्केट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस क्या होती हैं? 2 तरह की ऑप्शन होती हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर मैंने 2800 रुपीज़ पर क्विंटल पे फूड ग्रेन बुक किया था और मैं बाद में डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है? पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पुट मतलब आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस ऑप्शन। मैं अपने 280 रुपये भूल जाऊँगा जो मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था, और मैंने ये ऑप्शन पुट कर दिया, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? कॉल ऑप्शन, कि मैं इनको कॉल कर सकता हूँ। मतलब हाँ, यस, मेरे को ये फूड ग्रेन्स, मेरे को ये वीट, 1 क्विंटल ऑफ वीट चाहिए, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। कॉल करूँगा तो मेरे को कितने पैसे और देने पड़ेंगे? 2800 रुपीज़, ठीक है? 2800 रुपीज़ में से 280 रुपीज़ गए, कितने? 2520 रुपीज़। 2520 डिफरेंस मेरे को देना पड़ेगा। Yes, Gopesh, I know that, but he must have been on a leave or something. Anyways, समझ में आया? कॉल एंड पुट ऑप्शन। नॉर्मली अगर मुझे नुकसान हो रहा होगा तो मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा, मैं जाने दूंगा, दफ़ा करो, यही करते हैं ना हम, पुट कि जान दे इसको, नहीं चाहिए मुझे, राइट? कॉल ऑप्शन क्या होता है?
आने दे इसको, आने दे, मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे, जब हमें फ़ायदा हो रहा होगा, जब एक्चुअल मार्केट में वीट ग्रेन 3200 रुपीज़ पर क्विंटल होगा, लेकिन हमने बुक करा रखा है 2800 रुपीज़ पे। पुट ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज करेंगे, जब एक्चुअल मार्केट में 2800 रुपीज़ से नीचे में सस्ते में फूड ग्रेन मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा 2800 रुपीज़ में लेके। In derivatives with respect to the reference price of gold, if the party that wrongly anticipated the deviation in the price will have to bear the difference amount to the other party. Yes, you are right. ठीक है, same thing happens in the dollar derivative also. Derivative, देखो जैसे दूध से मक्खन निकलता है ना, तो डेरिवेटिव क्या है, मक्खन, ठीक है, दूध से डेरिवेटिव निकलता है। वैसे ही जब गोल्ड के ऊपर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है तो वो है गोल्ड डेरिवेटिव, इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब इसको पढ़ोगे थियोरी को, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो कल पूछोगे प्लीज़, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ये सब सारा कुछ थियरी इसमें दे रखी है, अगर गाइज नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे कल। तो आज की इस क्लास में वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, व्हाट इज़ भारत 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजिंग, व्हाट इज़ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, व्हाट इज़ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। समझ में आ जाएगा, आसान है, पीपीटी को रेफ़र करना है एक बार गाइज, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। Yes, Shalu, I'll try. Yes, Harshika, you can ask any question if any arises. Right? Thank you, guys.